जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेरस पे। दोस्तों, क्लास 9 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और क्लास 9 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है ये। और हम 5th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं और पहला वीडियो हो चुका है और आज हम 5th चैप्टर का सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक, और इसमें देखेंगे वनस्पति के प्रकार, बेसिकली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। ठीक, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स को देखेंगे हम। अब आपको पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। प्राकृतिक वनस्पति वो वनस्पतियां होती हैं जो मानव के हस्तक्षेप के बिना ही पैदा होती हैं और अपना विकास करती हैं। ठीक, तो उन्हें आप कहते हो प्राकृतिक वनस्पति और उन्हीं के आज हम प्रकार देखेंगे। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। निम्न प्रकार मतलब निम्नलिखित प्रकार की। अब देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसे ही आप कहते हो रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन। ठीक, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कटीले वन एवं झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये वनस्पतियां भारत में पाई जाती हैं। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, ये वन यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पहले ये देखेंगे। फिर ये किस क्षेत्र में विकास करते हैं, कैसे जलवायु वाले क्षेत्र में विकास करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, तो ये वन पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, पहली चीज पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों। अब पश्चिमी घाट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा अगर, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ताप्ती नदी, ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेके कन्याकुमारी तक ये जो पर्वत श्रेणी है, इसे ही आप कहते हो पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। दूसरा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। तो ये वर्षा वन भारत में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला हो गया पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, असम के ऊपरी भागों में और तमिलनाडु के तट पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। यानी ये वन उन क्षेत्रों में विकसित होते हैं जहां कम से कम 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होता है, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और साथ में एक ऐसा छोटा समय आता है जिस समय बारिश नहीं होती है, शुष्क समय होता है। ठीक, इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यानी इन वनों में वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है, 60 मीटर ऊंचाई। आप समझ रहे हो कितनी ऊंचे वृक्ष होंगे। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ पर हर प्रकार की वनस्पतियां, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं उगती हैं। और इन वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाई के कई स्तर देखने को मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि इन वन में सभी वृक्ष 60 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े और कुछ बहुत ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखा है हर प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो हर प्रकार की वनस्पतियां पाए जाने का मतलब ये नहीं है कि जो ठंडे प्रदेशों में वनस्पतियां पाई जाती वो भी वनस्पतियां यहाँ पाई जाएंगी, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पतियां पाई जाती है वो भी यहाँ पाई जाएंगी, ऐसा नहीं है। यहाँ वही वनस्पतियां पाई जाएंगी जिनको अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता यानी अधिक बारिश की जरूरत होती है, वो हर वनस्पति यहाँ पे पाई जाएगी। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता। ठीक, अतः यह वन साल भर हरे भरे रहते हैं। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ देखिएगा गंगेटिक प्लेन में या उत्तर भारत के उत्तर के मैदानों में आप देखोगे कि एक सीजन ऐसा आता है कि सभी पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, फिर उसमें नई पत्तियां आती है, तो आप कहते हो पतझड़, पतझड़ आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि किसी महीने में अपनी पत्तियां गिराते हैं। मान लीजिए ये पेड़ है, किसी महीने में पत्तियां गिराया और उस महीने में ये वाला पेड़ अपनी पत्ती नहीं गिरा रहा है, ये वाले पेड़ अपनी पत्ती नहीं गिरा रहे, ये वाले पेड़ अपनी पत्ती नहीं गिरा रहे, ये वाले पेड़ अपनी पत्ती नहीं गिरा रहे। तो ये पेड़ अपनी पत्ती गिरा दिया लेकिन बाकी पेड़ तो हरे भरे हैं, इसलिए
इस प्रकार के वनों में एक साथ सभी पेड़ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, जिसकी वजह से ये हर समय हरे भरे दिखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ठीक, क्योंकि पूरे साल हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वन। अब देखिए, इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले कुछ व्यापारिक महत्व के जो वृक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, सीधे सीधे पूछा जाएगा कि ये पेड़ किस प्रकार के वनों की विशेषता है। ठीक, तो देखिए कुछ व्यापारिक महत्व के हैं, जैसे आबनूस, जिसे इंग्लिश में एबोनी कहते हो आप, उसके बाद महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये सारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है। ठीक, इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर जो हैं वो है हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण। ठीक, एक सींग वाले गैंडे, बेसिकली एक सींग वाले गैंडे कहाँ भारत में अगर देखा जाए पाए जाते हैं तो असम में और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के जो मुख्य जानवर है हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, गैंडा, और गैंडा भी मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? असम में और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप, और मैप में दिखाया गया कि कहाँ कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप इस मैप को अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। ठीक, रेप्टाइल भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब इसमें देखते हैं, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे कैसे वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन आप कहते हो। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जब बात हुई थी तो क्या हुई थी? 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की बात हुई थी। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जब बात हो रही है तो क्या हो रही है? 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जहां बारिश होती है वहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, यानी इस प्रकार के वनों में एक पतझड़ का सीजन आता है जिसमें पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसके बाद नई पत्तियां आती हैं। बेसिकली पेड़ अपनी पत्तियां क्यों गिराते हैं? देखिए, आमतौर पे पेड़ अपनी पत्तियां इसलिए सभी पत्तियां इसलिए गिरा देते हैं क्योंकि सबसे अधिक पेड़ों से जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पेड़ों की पत्तियों से होता है। अब जब शुष्क मौसम होगा, मिट्टी में नमी की कमी होगी, तो पेड़ अपने अंदर नमी को बचाए रखने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पेड़ों के अंदर नमी या पानी बना रहे। ठीक, जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। यानी आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। किस आधार पर? जल की उपलब्धता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। इनमें आर्द्र पर्णपाती या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे? जहां 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है वहां पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपदी प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर पाए जाते हैं। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय यहाँ काटना है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन बेसिकली भारत के
पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपदी प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए सागौन मुख्यतः किस प्रकार के वनों की विशेषता है, तो आप क्या बताएंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जब आर्द्र पर्णपाती वन की बात हुई तो 100 से 200 सेंटीमीटर, और जब शुष्क पर्णपाती वन की बात हो रही है तो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जहां वर्षा होती है वो पाए जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, देखिए प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों का मतलब ये हुआ कि प्रायद्वीपीय पठार के वो क्षेत्र जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आगे बढ़ते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं। पहले ये जंगल हुआ करते थे यहाँ पे, अब क्या किया गया? कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य, जनसंख्या बढ़ती गई, भोजन की आवश्यकता बढ़ती गई, उसके इंतजाम के लिए पेड़ों को काटा गया, तो इन पेड़ों को काट लिया गया कृषि कार्य के लिए। ठीक, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है और पशुचारण की वजह से भी इनका नुकसान हुआ है। आगे देखिए, इन जंगलों में प्रायः किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं भाई? तो सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी पाए जाते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। कटीली झाड़ियां तथा कटीली वन तथा झाड़ियां। एक, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पतियों में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है, जहां बारिश की मात्रा कम होगी तो वहां कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। क्यों पाई जाएंगी? क्योंकि पत्तियां इसकी छोटी होती है, कांटेदार चीजें होती हैं, तो नमी यानी वाष्पोत्सर्जन कम होता है। ठीक, इसलिए वहां पे इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं ताकि पेड़ से कम मात्रा में वाष्प बाहर जा पाए, नमी बाहर जा पाए। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं वो देखिए। अकासिया, खजूर जिसे आप पाम कहते हो, यूफोरबिया, नागफनी जिसे आप कैक्टाई कहते हो, यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। क्योंकि नमी यहाँ पे कम होती, बारिश 70 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं इनकी जड़ें लंबी होती हैं। और ये लंबी क्यों होती जाती हैं? क्योंकि ये जल की तलाश करती हैं। ठीक, पत्तियां प्रायः छोटी होती है जिससे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुरू में ही बताया कि यहाँ पत्तियां छोटी होती है, पौधे कांटेदार होते हैं ताकि वाष्पीकरण पेड़ों से, पौधों से कम हो पाए। शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। चलिए ये देखिए कटीली झाड़ियां और पौधे। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे आते हैं पर्वतीय वन पे।
पर्वतीय वन की विशेषता देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। देखिए, मैं आपको शुरू पिछली वीडियो में बताया हूं, अगर हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएं या दक्षिण की ओर जाएं तो लगातार तापमान कम होगा और वनस्पतियों का इस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक, पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर शीतोष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद शंकुधारी वन, उसके बाद टुंड्रा टैगा, इस तरह वनस्पतियां पाई जाएंगी। सेम कंडीशन होगा जब हम पर्वत पे चढ़ें। ठीक, आप जानते हो जमीन पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हर 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता जाता है। अगर सतह से ऊपर जाएंगे और तापमान कम होता जाएगा तो उसका प्रभाव वहां उगने वाली वनस्पतियों पर भी पड़ेगा। पर्वत के पद पर पर्वत पदी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे ही वन पाए जाएंगे जैसे कि हम देखे थे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं वनस्पतियों में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। देखिए, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाला अगर क्षेत्र है सतह से तो आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। इनमें आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन में चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। यानी आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वाले वनों के मुख्य वृक्ष कौन से होंगे? ओक और चेस्टनट। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे कैसे होते हैं ये वृक्ष? ऐसे शंकु के आकार के होते हैं। ठीक, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह शंकु के आकार के होते हैं। इन वृक्षों में, शंकुधारी वनों में चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। यह वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढालों, दक्षिण और उत्तरी पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। कैसे? शंकुधारी वन जैसे चीड़, देवदार, स्प्रू ये पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। भाई, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाओगे तापमान कम होता जाएगा और तापमान कम होता जाएगा तो आप जानते हो पौधों की लंबाई धीरे 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 घटती चली जाएगी और फाइनली ये घास के मैदान के रूप में आ जाएंगे। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पतियां ले लेती हैं। ठीक, यानी 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई पर जब आप जाते हो तो वहां कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष होते हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट जैसे जैसे आप हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं और अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। देखिए, हिम रेखा वो रेखा होती है जहां से आपको आगे बर्फ ही बर्फ मिलेगा। ठीक, वहां तक पहुंचते पहुंचते कैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं? अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी अगर ये लाइन अगर मैं खींच दूं, इसके आगे केवल बर्फ बर्फ मिलेगा, इसके पहले कुछ पौधे शंकुधारी वन मिलेंगे और आगे बड़े कुछ पेड़ मिलेंगे, लेकिन हिम रेखा के आसपास के अगर एरिया में देखोगे तो आपको घास के मैदान मिलेंगे। इसके बाद तो केवल बर्फ ही बर्फ है। इतना टेम्परेचर कम होता है कि वहां पे वनस्पतियों का उगना नामुमकिन सा हो जाता है। ठीक, इनका उपयोग किसका? अल्पाइन घास के मैदानों का उपयोग गुर्जर, बकरवाल जैसी घुमक्कड़
जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन, घास, टुंड्रा वनस्पतियों का एक भाग है। यानी अल्पाइन के जब आगे बढ़ोगे आप, अल्पाइन क्षेत्र के आगे बढ़ोगे आप, तो मिलेगा आपको टुंड्रा वनस्पति। और टुंड्रा वनस्पति में मांस, लिचन ये पाए जाते हैं, मांस, लाइकेन ये सब पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली कवक प्रकार के हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वनों में प्रायः, यानी पर्वतों की बात की जा रही, पर्वतों पे जो वन पाए जाते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय, अल्पाइन, टुंड्रा, इन वनों में प्रायः भारत में बेसिकली कश्मीरी महामृग, चीतरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रिछ, आइसबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और घने बालों वाली बकरियां पाई जाती हैं। आप पश्मीना बकरी का नाम सुने होंगे। पश्मीना बकरी के बारे में बताऊं, उनकी बाल इतने मुलायम होते हैं, इतने इतने पतले होते हैं कि मशीन से उनको नहीं बुना जा सकता। इसलिए जो पश्मीना शॉल बनती है वो हाथों से बुनाई की जाती है। और एक पश्मीना शाल को एक अंगूठी से खींच के अंदर से निकाला जा सकता है, इतने सॉफ्ट होते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैंग्रोव वन। ये वनस्पति के प्रकार में लास्ट है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन बेसिकली, मैंग्रोव वन वनस्पतियां या मैंग्रोव वन वो वन होते हैं जो खारे पानी में सरवाइव करने की, जीवन जीने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैंग्रोव। ठीक, यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। तो मैंग्रोव वनस्पतियां मुख्यतः वहां पाई जाती हैं, उन तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां ज्वार भाटा आते हैं। मिट्टी और बालू, मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्र हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। बेसिकली मैंग्रोव वनस्पतियां जो होती हैं उसमें एक सुंदरी नामक वृक्ष है, उसकी विशेषता बताता हूं। मैंग्रोव वनस्पति है, उसकी जड़ पानी में डूबी रहती है, फिर पानी से ऊपर आती है। तो जो भाग पानी में जड़ का डूबा रहता है वो पानी से, जल से मिनरल लेता है, और जो भाग जल के ऊपर आ जाता है वो वायुमंडल से आवश्यक गैसों को लेता है, जो उनके उस पौधे के लिए अति आवश्यक है या जरूरी है। ठीक, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में यह वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो मैंग्रोव वनस्पतियां आमतौर पे कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा वाले भागों में इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। यानी मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में अगर हम आपसे कहें तो सुंदरी वृक्ष तो वहां ही पाई जाती है, साथ ही नारियल, ताड़, क्योड़ा, एंगार नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, बेसिकली जब इस क्षेत्र की बात कर रहा है तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की बात कर रहा है। ठीक, और भारत की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दो देशों में बनता है, एक तो भारत में और भारत के वेस्ट बंगाल में, और दूसरा बांग्लादेश में। दो देशों में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। ठीक, एक साथ, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आके मिल गई, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बना रही हैं। तो इसका 1/3 भाग, इसका गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का 1/3 भाग 1/3 पार्ट जो है इंडिया के वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, जबकि 2/3 पार्ट 2/3 भाग बांग्लादेश में पाया जाता है। ठीक, और इसी भारत और बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं।
तो चूंकि हम भारत की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की बात आ जाएगी, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। ठीक, अब यहां आपको विचार करना है कि यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्था में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों आवश्यक है और इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्या संभव है कि अगर पूरे पेड़ पौधे और जीव जंतु इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएं तो मानव जीवन जीने लायक रहेगा? सरवाइव मानव कर पाएगा? देखिए, मानव इतना बुद्धिमान है कि सरवाइव करने का प्रयास तो कर सकता है, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जी ही नहीं पाएंगे। साथ में एक एनर्जी चेन की बात होती है, वही यहाँ ब्रेक हो जाएगा। जैविक विविधता नहीं रहेगी तो बाकी चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। एनर्जी फूड चेन की जो बात कर रहे हैं हम, फूड चेन, किसी को मैं एनर्जी चेन बोला हूं, तो फूड चेन की विशेषता नहीं रह पाएगी। तो बिना पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक, अब है वन्य प्राणी। इसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, वन्य प्राणी के बारे में। तो क्लास 9 की ज्योग्राफी के 5th चैप्टर की ये दूसरी वीडियो थी। ठीक, अब तीसरी वीडियो में हम वन्य प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद।